हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपकी नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति या 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और इसमें से क्वेश्चन आता है 100%। अब ये जो एक्सरसाइज है ये वास्तव में आपके पिछले साल वाली द्विविम निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चों इसका। आप लोग जानते हो कि जब हम लोग 2D की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर 2 एक्सिस होते थे। 2 एक्सिस होते थे तो हम लोग किसी भी बिंदु को x, y के रूप में व्यक्त करते थे, यानी वहाँ पर 2 ही होते थे कोऑर्डिनेट बच्चों। अब हम जब 3D की स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं 2D और इसको बोलते हैं 3D। इसके अंदर होता क्या है बच्चों, एक एक्सिस एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे एक समतल पर x और y अक्ष ले लिए, z अक्ष मान लेते हैं यूँ बाहर की तरफ। उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको यूँ शो किया है। अब पूरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक घन का लिया है सारा बच्चों। अब होगा क्या, मान लो यदि यहाँ पर कोई बिंदु P हो और उसके कोऑर्डिनेट अब 3 बनेंगे बच्चों, x, y और z। यहाँ पर 2 बनते थे, वहाँ पर कितने बनेंगे, 3। तो ये जो दूरी होगी बच्चों, ये दूरी x होगी, ये दूरी बनेगी y और ये वाली दूरी बनेगी z। उसकी वजह से ये अंतरिक्ष का बिंदु जो P है उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x, y और z। तो इस प्रकार की हम लोगों को स्टडी करनी है। एक एक्सिस एक्स्ट्रा आ चुका है, बाकी सब चीज़ें जो हम 2D में यूज़ करते थे बिल्कुल वैसे के वैसे हम लोगों को यूज़ करना है। अब आप याद कीजिए कि जब हम कक्षा 11 के अंदर एक रेखा की ढाल की बात करते थे तो वहाँ पर हम वास्तव में एक रेखा का x अक्ष के साथ जो कोण होता था उसी की ही बात करते थे, जिससे इस रेखा की ढाल m यानी कि tan थीटा को ज्ञात कर लेते थे। अब आप एक बात सोचिए ज़रा कि यदि इसका x अक्ष के साथ कोण थीटा होता था तो y के साथ कितना कोण बनता, 90 माइनस थीटा। दोनों के साथ यूज़ करता हूँ कोस का, तो यहाँ पर बनेगा कोस और यहाँ पर बनेगा कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर तो ये कोस थीटा, यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा में जब कोस थीटा का भाग लगाते हैं तब इसकी ढाल मिलती है बच्चों। अब जिस प्रकार हम लोग वहाँ पर ढाल ज्ञात करते थे, अब उसी प्रकार हम एक रेखा की दिक् कोज्याओं को भी ज्ञात किया करेंगे। दिक् कोज्याएं और ढाल में बहुत चीज़ें एक जैसी सी हैं। वहाँ पर हम सिर्फ एक ही कोण को ज्ञात करते थे, y अक्ष के साथ कोण ज्ञात नहीं करते थे। अब हम x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्षों के साथ कोण की बात करेंगे। उनके साथ यूज़ करेंगे कोस को। जब हम कोस को यूज़ करते हैं, इसीलिए रेखा की दिक् कोज्याएं या डायरेक्शन कोसाइन उनको बोला जाता है बच्चों। अब हमारा जो पहला मेन टॉपिक है वो है एक रेखा की दिक् कोज्याएं या डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको इन शॉर्ट DCS भी बोलते हैं, D और CS यूँ करके, डायरेक्शनल कोसाइंस। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई अंतरिक्ष में संरेखा है OP और इसके x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ कोण है अल्फा, बीटा और गामा। जब ये कोण अल्फा, बीटा, गामा होंगे बच्चों तो इसकी दिक् कोज्याएं बनती हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, जिनको L, M और N से व्यक्त किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग दिक् कोज्याओं को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें अक्षों के साथ कोण ज्ञात हो जाएं। इसके साथ साथ एक बात और है बच्चों कि अगर कोई संरेखा किसी दूसरी संरेखा के साथ एक कोण पर झुकी हो तो उसका एक दूसरा कोण भी होता है बच्चों 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि एक रेखा के x, y और z अक्ष के साथ कोण अल्फा, बीटा और गामा हैं, तो इसी रेखा के x अक्ष के साथ दूसरे कोण बनेंगे बच्चों 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा। अब यदि मैं कोस का यूज़ करूँ तो ये भी दिक् कोज्याएं होंगी बच्चों। थोड़ा हल करने पर ये बनती है माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा। यदि इनको नाम L, M और N दे सकते हैं तो ये बनेगी माइनस L, माइनस M और माइनस N बच्चों। तो एक रेखा की वास्तव में 2 ही प्रकार की दिक् कोज्याएं हो सकती हैं बच्चों, एक तो L, M और N
और एक -l -m और -n। तो अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो कुछ यूँ इस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया बच्चों। इसके अंदर है कि एक रेखा AB है जिसकी हमें दिक् कोज्याओं को ज्ञात करना है और उसके लिए मुझे चाहिए अक्षों के साथ कोण। अब ये तो अंतरिक्ष में है कहीं भी, तो मैंने इसके समांतर एक अन्य रेखा ले ली OP जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। अब हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के किसी अन्य रेखाओं के साथ हमेशा कोण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो यदि AB के कोण मुझे नहीं ज्ञात अक्षों के साथ तो मैं OP के कोण ज्ञात कर लूँगा। तो OP के कोण मेरे पास है अल्फा, बीटा और गामा अक्षों के साथ। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को इस रेखा OP या AB की दिक् कोज्याएं बोलते हैं। तो माना एक रेखा AB है जो रेखा OP के समांतर है और AB के अक्षों के साथ कोण क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा हो, तो OP के भी अक्षों के साथ कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा ही होंगे। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को रेखा OP या AB की दिक् कोज्याएं कहते हैं, जिन्हें L, M और N से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार L का मतलब कोस अल्फा, M का मतलब कोस बीटा और N का मतलब हो जाएगा कोस गामा। दूसरी साइड में यही जो रेखा है वो अक्षों के साथ 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा कोण भी बनाती है। तो माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा भी उसी रेखा AB की दिक् कोज्याएं होंगी, जिसको मैं यहाँ पर DCS से व्यक्त कर रहा हूँ बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी रेखा की DCS LMN हो तो -L, -M और -N भी उसी रेखा की DCS हो जाएंगी बच्चों। यानी दिक् कोज्याओं के दो ही सेट पॉसिबल होते हैं, एक तो L, M और N और एक -L, -M और -N। इसके साथ साथ एक बात और भी यहाँ पर नोट की गई है, वो है दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशोज। इसको इन शॉर्ट व्यक्त करते हैं DRS से और जो दिक् कोज्याएं उनको व्यक्त करते हैं DCS से। तो इनके नाम आपको इसी हिसाब से याद कर लेने हैं, दिक् कोज्याएं DCS, दिक् अनुपात DRS। अब ये दिक् अनुपात का क्या माजरा है बच्चों? दिक् अनुपात का मतलब होता है कि दिक् कोज्याओं के समानुपाती राशियों को दिक् अनुपात बोला जाता है। मान लीजिए किसी रेखा की दिक् कोज्याएं L, M और N हैं, तो इनके समानुपाती कोई राशियां होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? दिक् अनुपात। जनरली इनको A, B और C से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा A, B और C इनके बटे में, और इनके अनुपात बच्चों एक जैसे आएंगे। अगर ये अनुपात एक जैसे हैं बच्चों तो इनके उल्टे करने पे भी तो अनुपात एक जैसे बनेंगे। ये लो, अब इन अनुपातों का मान मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल। तो इस आधार पर A का मान बन जाएगा लैम्डा L जब इनका गुणा वज्र गुणा करेंगे, और B का मान बन जाएगा लैम्डा M और C का मान बन जाएगा बच्चों लैम्डा N। ध्यान से सोचिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पर लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि अनुपात कभी 0 नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं दिक् कोज्याओं को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दूं, लैम्डा से गुणा कर दूं, तो दिक् अनुपात बन जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं सेम सेंस में ही यूज़ होते हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। क्योंकि यदि मैं लैम्डा का मान 1 कर दूं तो दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात एक जैसे हो जाएंगे। तो अब जब मैं पहले ये कह रहा था कि दिक् कोज्याओं के केवल दो ही मान संभव होते हैं, LMN और -L, -M और -N, तो अब यहाँ पर A, B, C जिनको मैं दिक् अनुपात कह रहा हूँ उनके असंख्य मान हो सकते हैं बच्चों। क्योंकि जैसे जैसे लैम्डा का मान बदलता जाएगा A, B और C के मान भी बदलते चले जाएंगे बच्चों। तो असंख्य प्रकार से व्यक्त हो सकते हैं कौन? दिक् अनुपात। ये इनमें एक छोटा सा अंतर है, दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात सेम सेंस में यूज़ होते हैं, बस अंतर क्या है कि दिक् कोज्याएं दिक् अनुपात भी हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक दिक् अनुपात दिक् कोज्या नहीं हो सकता। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं बच्चों इसको। दिक् कोज्याओं के समानुपाती राशियों को दिक् अनुपात कहते हैं, जिन्हें ABC से व्यक्त करते हैं। तो ये वाले अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। इसके इक्वल मान लिया लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा है नॉन जीरो। तो यहाँ से A, B और C के मान आगे लैम्डा L, लैम्डा M और लैम्डा N के रूप में। तो इसका मतलब लैम्डा के मान के अनुसार A, B, C के मान असंख्य प्रकार से लिखे जा सकते हैं। जहाँ पर दिक् कोज्याएं सिर्फ दो ही प्रकार से व्यक्त हो सकती हैं, वहीं पर दिक् अनुपात असंख्य प्रकार से व्यक्त हो सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम सेंस में यूज़ किए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा
DCS और DRS में अंतर, यानी दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात में अंतर क्या है। वैसे तो ये सेम सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। यदि मैं दिक् कोज्याएं LMN और दिक् अनुपातों को ABC से व्यक्त करूं, तो दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग हमेशा 1 आता है बच्चों, जबकि जरूरी नहीं है कि इनके वर्गों का योग 1 आ जाए। सामान्यतः इनके वर्गों का योग 1 नहीं आता, लेकिन यदि लैम्डा का मान 1 हो जाए तो हम जानते हैं ABC इक्वल किसके बन जाएंगे, L, M और N के। उस कंडीशन में 1 आ सकता है बच्चों, लेकिन नॉर्मली दिक् अनुपातों के वर्गों का योग 1 नहीं आता, जबकि दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग 1 आता है। तो ये इनमें बेसिकली एक छोटा सा अंतर है। ये वाला जो मैंने स्टेप लिखा है, ये दिक् कोज्याओं में संबंध होता है बच्चों, DCS के अंदर बन जाता है यही संबंध। तो इसको हम एक सूत्र की तरह भी याद रखने वाले हैं। इसका जो फायदा है वो क्या है बच्चों, इसमें 3 मान है L, M और N, इनमें से कोई 2 भी ज्ञात हो तो जो तीसरा मान है वो ज्ञात हो सकता है। L का मतलब होता है कोस अल्फा, M का मतलब कोस बीटा और N का मतलब होता है कोस गामा। इसका मतलब यदि मुझे कोई 2 कोण भी ज्ञात हो ना, तो भी जो तीसरा कोण है वो इस सूत्र से ज्ञात हो सकता है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को भी मुझे नहीं भूलना है। तो दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात ऑलमोस्ट सेम सेंस में यूज होते हैं, बस दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है, जबकि दिक् अनुपातों के वर्गों का योग 1 हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये मैंने लिखा कि DCS और DRS के अंदर अंतर, जनरली L² + M² + N² का मान 1 होता है, जबकि A² + B² + C² का मान 1 नहीं भी हो सकता है। अब दिक् कोज्याओं में जो होता है संबंध बच्चों, वो क्या होता है, ये वाला L² + M² + N² का मान 1। इनको आपने हमेशा याद रखना है। L, M और N की वैल्यू रख दूं तो ये भी आ सकता है। तो दोनों मान हम लोगों को याद करने हैं सूत्रों की तरह। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, दिक् कोज्याओं को दिक् अनुपात में किस प्रकार बदला जाए, या दिक् अनुपातों को दिक् कोज्याओं में किस प्रकार बदला जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिक् कोज्याओं से दिक् अनुपात किस प्रकार ज्ञात किए जाए। हालांकि ये आ चुका है पीछे। अब हम जानते हैं कि जब हम दिक् कोज्याओं को एक निश्चित संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें दिक् अनुपात मिल जाएंगे। यदि उल्टा करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यदि हमें दिक् अनुपातों से दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी हो तो दिक् अनुपात यदि ABC हैं तो हम इन तीनों पदों के वर्गों का योग कर लेते हैं और इसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं रूट को। यदि इसका भाग इसमें लगा दूं तो अब जब दिक् अनुपात है, अनुपात के साथ किसी भी निश्चित संख्या का गुणा हो सकता है बच्चों, तो वो अनुपात ही रहता है। क्योंकि यदि मैं लिखूं 1:2, 2 से गुणा कर दूं तो बन जाएगा 2:4। हालांकि मूल जो इसका है वो नहीं बदलता। उसी प्रकार यदि मैं दिक् अनुपातों को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दूं तो भी वो दिक् अनुपात ही रहते हैं। अब यदि मैं इसके अंदर इस पद का भाग लगा दूं, भाग का मतलब 1 संख्या से गुणा करना ही होता है। तो यदि इस संख्याओं में इस A² + B² का भाग कर दूं बच्चों तो बन जाएगा A/A² + B² + C² का रूट, B/A² + B² + C² का रूट, और C/A² + B² + C² का रूट। बच्चों ये मान आ गए। अब एक बात सोचो, अगर तुम इन तीनों पदों को वर्ग करके जोड़ोगे ना तो इससे उत्तर बनेगा 1। थे क्या हमारे पास दिक् अनुपात, भाग लगाने पर भी क्या रहे दिक् अनुपात, लेकिन इनमें स्पेशल केस बन गया कि इनके वर्गों का योग 1 आ रहा है। तो जब इनके वर्गों का ये योग 1 आएगा तो इसका मतलब ये क्या बन जाएंगी, दिक् कोज्याएं, जिनको व्यक्त कर सकते हैं L, M और N से। तो बच्चों आज के बाद हमेशा हम लोग याद रखेंगे, अगर मेरे पास दिक् अनुपात आ जाएं तो उससे दिक् कोज्याएं भी हो सकती हैं ज्ञात। यदि वो ABC हों तो A² + B² + C² के रूट से मुझे करना है भाग। एक बात और, यदि LMN किसी रेखा की दिक् कोज्याएं होती हैं तो -L, -M और -N भी तो हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों यूज़ हो सकते हैं बच्चों। तो बहुत बार क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ A² + B² + C² के रूट का भाग देकर LMN ज्ञात कर लेंगे, और बहुत बार हम वहाँ पर प्लस और माइनस का भी यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार दिक् अनुपातों से दिक् कोज्याएं ज्ञात हो सकती हैं बच्चों। तब अब आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन को आगे हल करना, दिक् अनुपात पता हो तो दिक् कोज्याएं पता हो तो दिक् अनुपात। वैसे मोस्टली आपको दिक् अनुपात मिलते हैं, उससे आपको दिक् कोज्याएं होती हैं ज्ञात करनी।
यही मैंने यहाँ पर बताया, DRS से DCS को ज्ञात करना। एक रेखा के दिक् अनुपात यदि ABC हो तो उसमें a² + b² + c² के रूट से दे दो भाग, तो ये वाले मान बन जाएंगे बच्चों। इन मानों के आगे लगा दूंगा प्लस और माइनस, अब इनके वर्गों का योग 1 बनेगा, तो ये इसकी दिक् कोजें LMN बन जाएंगी, जिसको बोलते हैं DCS बच्चों। नेक्स्ट हमारा है किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपातों को ज्ञात करना। लास्ट एक्सरसाइज में वेक्टर वाली में हम लोगों ने दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को ज्ञात किया था बच्चों। जब मैं उस सदिश की बात करता था वहाँ पर मैंने एक आपको बात बताई थी कि जो उसके घटक होते हैं उनको अदिश घटक बोलते हैं, और वहाँ पर एक बात बताई थी कि उन अदिश घटकों को हम दिक् अनुपात भी बोलते हैं। तो वास्तव में जब हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करते हैं तो उसके जो घटक होते हैं, यानी जो I, J और K के साथ जो गुणांक होते हैं, वही उसके दिक् अनुपात हो जाते हैं। अब यदि पहला बिंदु हो x1, y1 और z1 और दूसरा बिंदु Q हो x2, y2 और z2, तो इस रेखा PQ के दिक् अनुपात ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। वो होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 बच्चों। क्योंकि जब वेक्टर की फॉर्म में होता है तो बच्चों यही तो आता है, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 और k कैप बच्चों। तो इसके जो ये घटक होते हैं, इन घटकों को ही क्या बोला जाता है, दिक् अनुपात। वहीं से मैंने ज्ञात किया यदि मुझे कोई दो बिंदु मिल जाएं किसी भी सरेखा पर, तो उनके कोऑर्डिनेट का अंतर ले लूँगा, उससे मुझे मिल जाएंगे दिक् अनुपात। जनरली x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 को ही यूज़ करते हैं बच्चों। अब एक बात और, हम तो ये भी जानते हैं कि यदि दिक् अनुपातों को फिर से किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें तो भी वो दिक् अनुपात ही रहते हैं। यदि मैं इनका गुणा -1 से कर दूं, एक जैसी संख्या से गुणा करना है तो -1 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, x1 - x2, y1 - y2 और z1 - z2। ये भी इसी रेखा PQ के ही दिक् अनुपात होंगे। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जनरली x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 को ही यूज़ किया जाता है। यहाँ से एक बात और मालूम चल रही है कि यदि कोई वेक्टर के रूप में आ जाए, वेक्टर के रूप में कोई आ जाए रेखा, तो उसके दिक् अनुपात भी हम लोगों को आते हैं ज्ञात करने। वो वास्तव में ये वाले घटक ही होंगे। तो रेखा पर दो बिंदु मिल जाए या पूरी रेखा वेक्टर के रूप में मिल जाए, दोनों से ही दिक् अनुपात ज्ञात हो सकते हैं। और जब दिक् अनुपात ज्ञात हो जाएं तो बच्चों वहाँ से दिक् कोजें भी हम लोगों ने ज्ञात करना सीख लिया है, a² + b² + c² के रूट से भाग देने पर। यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पर नोट किया गया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ के दिक् अनुपात जो कि होते हैं x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, जिसको A, B और C से व्यक्त कर सकते हैं। इससे दिक् कोजें भी ज्ञात हो सकती हैं, क्योंकि जब ABC ज्ञात हो जाएगा तो LMN भी ज्ञात हो सकते हैं। सदिश रूप में यदि कोई वेक्टर मेरे पास ये लिखा हो xi कैप, yj कैप और zk कैप के रूप में, तो x, y और z ही इस सदिश के दिक् अनुपात हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तीन बिंदुओं के सरेख होने की जांच करना। ये पिछले साल भी क्वेश्चन आते थे बच्चों, वहाँ हम किसी और मेथड से करते, वहाँ हम ढाल वाले मेथड से करते थे कि यदि A, B, C तीन बिंदु हों तो AB की ढाल और BC की ढाल यदि इक्वल आ जाए तो इसका मतलब AB और BC परस्पर समांतर रेखाएं होंगी, यानी ABC सरेख हो जाएंगे। अब ढाल की बजाय हम किसका यूज़ करते हैं, दिक् कोज्जाओं का, और दिक् कोज्जाओं की जगह भी किसका यूज़ हो सकता है, दिक् अनुपातों का, क्योंकि ये दोनों सेम सेंस में यूज़ होते हैं। तो यदि ABC सरेख होंगे तो इस कंडीशन में होगा क्या बच्चों, AB के दिक् अनुपात ज्ञात कर लो और BC के भी दिक् अनुपात ज्ञात कर लो। अब यदि ये जो दोनों अनुपात हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, A1 B1 C1, A2 B2 और C2, यदि इन दोनों के अनुपात भी एक जैसे आते हैं, यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनके मान यदि सेम आ जाएं, AB और BC की जो दिक् अनुपात है उनके, तो ABC सरेख होंगे, अन्यथा नहीं। इस कंडीशन में AB समांतर बनेगा BC के। तो अब से हम लोग तीन बिंदुओं के सरेख होने की जांच करने के लिए
दो दो बिंदुओं को लेकर उनसे दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। अब यदि ये दिक् अनुपात समानुपाती हों तो सरेखाएं जो बिंदु हैं वो सरेख हो जाएंगे, वरना नहीं बच्चों। नेक्स्ट है कि यदि आर वेक्टर इस प्रकार लिखा हो, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, तो हमें पता है ये ए बी सी क्या होते हैं, दिक् अनुपात। अब यदि कोई इससे इकाई सदिश ज्ञात कर ले तो वास्तव में ये बन जाएंगी दिक् कोज्याएं, क्योंकि यदि मैं इकाई सदिश का मापांक ज्ञात करूं तो बच्चों उसका मान कितना आना चाहिए, 1। यहाँ पर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का योग करके ऊपर रूट लगाऊं तो भी उत्तर कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब जब भी हम इकाई सदिश ज्ञात करते हैं उसमें घटकों के अंदर जो मान लिखे होते हैं वो वास्तव में दिक् कोज्याएं होती हैं। इसको भी हम फॉर्मूले की तरह आगे जाए कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं, तो इसको भी आपने माइंड में रखना है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सबसे आसान सरेखाओं की दिक् कोज्याएं। सबसे पहले बात करता हूँ एक्स अक्ष की। यदि मैं एक्स अक्ष की बात करूँ तो एक्स अक्ष का खुद के साथ तो कोण होगा बच्चों 0 डिग्री। एक्स अक्ष का वाई के साथ कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और एक्स अक्ष का जेड अक्ष के साथ भी कोण कितना बन जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। इनके आगे लगाता हूँ कोस, तो ये बन जाएगा कोस 0, ये कोस 90 और ये कोस 90। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो ये एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं बन जाएंगी बच्चों। तो एक्स अक्ष की क्या बन सकती हैं, 1 0 0। इसी प्रकार वाई अक्ष की बन जाएंगी 0 1 0। और इसी प्रकार जेड अक्ष की दिक् कोज्याएं बन जाएंगी 0 0 और 1। तो आज के बाद आपने इनकी दिक् कोज्याओं को ओरली याद ही रखना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।